तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है और 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है जो 85% ऑफ है। और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। जिसको भी बाई करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, उस पर सिंपली क्लिक करे, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दे। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन की टीम थी वो इस समय नाइट टेंपल में रेस्ट कर रही थी और तभी हमें नाइट टेंपल के बाहर दिखाया जाता है। जो ली सिन होती है वो नाइट टेंपल में एंटर कर रही थी। उसने अपना मिथिल फाउंडेशन आर्मर पहना हुआ था। ली सिन ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ली सिन अभी लेवल 8 के स्टेज फर्स्ट पर थी, जिसके कारण उसकी इस समय कोई भी चर्चा नहीं हो रही थी। उसके बाद जो ली सिन होती है वो नाइट टेंपल में जैसे एंटर करने वाली होती तभी उसे 2 गार्ड रोक लेते हैं। ली सिन उसे गुस्से में उन दोनों गार्ड्स को देखती है और ली सिन को जैसे वो दोनों गार्ड ध्यान से देखते हैं और तुरंत माफी मांगते हैं और कहते माफ कर दीजिए, हमने आपको देखा नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर एल्डर्स ने कहा कि हमें रात भर जागकर पूरे इस महल की रक्षा करनी है। तो वहाँ पर ली सिन कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ से हटो। उसके बाद जो ली सिन होती है वह लॉन्ग हाउचन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो कमरा खाली था। तो वहाँ पर ली सिन कहती है अरे ये कमरा खाली क्यों है। तभी जो ली सिन जैसे कमरे से बाहर निकलती है वहाँ पर एल्डर लॉन्ग लैटियन उसे मिल जाते हैं। ली सिन एल्डर लॉन्ग लैटियन से कहती है दादाजी क्या आप लॉन्ग हाउचन को जानते हैं, नाइट टेंपल में उसे कहाँ रखा गया है। तो वहाँ पर एल्डर लॉन्ग लैटियन कहते हैं हाँ बेटा चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। और जैसे ली सिन लॉन्ग लैटियन के साथ जाने वाली होती है पीछे से 2 और आवाजें आती हैं। एल्डर लॉन्ग लैटियन और ली सिन पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे 2 लड़कियां खड़ी होती हैं और ये दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि सुरीली और उसकी बहन वॉक्सन लेडी थी। और सुरीली की बहन का नाम यवे यांग था। और वहाँ पर जो सुरीली होती है वह कहती है कि एल्डर लॉन्ग लैटियन हमें भी लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम से मिलना है, दरअसल हमें कुछ काम था। तो वहाँ पर एल्डर लॉन्ग लैटियन कहते हैं ठीक है चलिए मैं आप सभी को मिला देता हूँ। तभी फिर से एक आवाज आती है। एल्डर लॉन्ग लैटियन कहते हैं आप कौन है भाई। तभी हमें दिखाया जाता है जो मीस टेंपल के वाइस हॉल मास्टर थे वो आते हैं और ये वाइस हॉल मास्टर और कोई नहीं बल्कि लिलिन के दादाजी का नाम लिन चेन था। वहाँ पर लिन चेन एल्डर लॉन्ग लैटियन से कहते हैं आप लोग जा ही रहे हैं तो जाकर कह दीजिएगा थोड़ा मेरे नालायक पोते लिलिन से, उसके दादाजी उससे मिलना चाहते हैं तो आकर वो मुझसे मेस टेंपल मिलने जान रही। यहाँ पर काफी ज्यादा नाइट टेंपल और मेस टेंपल के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है, इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगता। उसके बाद एल्डर लॉन्ग लैटियन कहते हैं ठीक है मैं लिलिन को आपसे मिलने के लिए भेज दूंगा। उसके बाद जो एल्डर लॉन्ग लैटियन होते हैं वह ली सिन और वहाँ पर सुरीली और यवा यांग को लेकर सीधे लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। इस टाइम कमरे के बाहर लॉन्ग हाउचन, लिलिन और सीमा जियान आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एल्डर लॉन्ग लैटियन पहुँचते हैं और वह लॉन्ग हाउचन को बुलाते हैं। लॉन्ग हाउचन और तीनों लोग तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ पर लिलिन, सुरीली और यबयांग थी। सुरीली को देखकर वहाँ पर सीमा जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह कुछ बोलने लायक एकदम था ही नहीं, उसका पूरा शरीर ही एकदम कांप रहा था। जैसे ली सिन लॉन्ग हाउचन को देखती है वह तुरंत उसके जाकर गले लग जाती है। लॉन्ग हाउचन कहता है क्या हुआ बहन, तुम लोग 4 सालों से थे कहाँ, कोई भी खबर नहीं आई। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है वो हमें बहुत ही ज्यादा काम पड़ गया था, तुम वो कहानी सुनोगी ना तुम्हारे भी आंसू गिरने लगेंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है सीमा जियान और सुरीली की तरफ। सीमा जियान भी सुरीली को गले लगाना चाहता था, लेकिन वो उसका तो एकदम हाथ ही कांप रहा था। वह सुरीली की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने सुरीली से 4 सालों से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं थी, वो तो एकदम कल्टीवेशन में एकदम खो गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता सुरीली सीमा जियान के पास जाती है, उसका भी हाथ धीरे धीरे कांप रहा था। और वहाँ पर जो सुरीली होती है वो सीमा जियान के पास जाकर उससे बोलती है। सीमा जियान तो अपना एकदम लड़कियों की तरह शरीर झुकाए हुए था। सुरीली बोलती है मैंने किसी और को पसंद कर लिया है। और जो जब सुरीली बोल रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, वह बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सीमा जियान से वो काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि सीमा जियान ने 4 सालों तक उसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया था। सुरीली द्वारा दिया गया स्कारलेट ड्रैगन आर्मर भी सीमा जियान से टूट गया था, जिसके कारण जो सुरीली थी वह सीमा जियान को पता नहीं लगा पा रही थी कि जिंदा भी या नहीं। वह उतने सालों तक रो रो कर अपनी आंसू बहाई थी और वह थोड़ा सीमा जियान को भी रुलाना चाहती थी। और वह सीमा जियान से कहती है मैंने किसी और को पसंद कर लिया है, तुम मेरा पीछा मत करना। ये बोलकर वो अपनी बहन यवा यांग के साथ जाने लगती है। सीमा जियान ने जब यह सुना था तो उसका एकदम पैरों तले जमीनी खिसक गया था। सीमा जियान अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। सुरीली जब जा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी जो लिलिन होता है वह सीमा जियान के पास आता है और उसके पिछवाड़े पर एक लात मारता
अबे उसे जाएगा नहीं मनाने क्या, देखो वो नाराज होकर जा रही है। अगर आज वहाँ से चली गई ना तो तुझे वो कभी नहीं मिलेगी। तो सीमा जियान शौक में उठता रखा था, हाँ मैं अभी जाता हूँ। सीमा जियान लेवल 9 का कल्टीवेटर था, जिसके कारण वो 3 ही कदम रखता और अचानक से सुरीली के पास पहुंच जाता और कहता है मुझे माफ कर दो, और तुरंत वो सुरीली के गले लग जाता और कहता है मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। वहाँ पर सुरीली कहती है हटो हटो मुझे जाने दो। वहाँ पर सीमा जियान कहता है देखो अगर तुम किसी को पसंद भी करती होगी तो मैं उसे जान से मारकर तुम्हें पालूंगा। अगर तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी तो मैं तुम्हारे पति को ही मार दूंगा। अगर तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो मैं तुम्हारे पति को मारकर तुम्हारे बच्चे और तुम दोनों को ही अपना लूंगा। और यहाँ पर सीमा जियान की इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर जो यावेयांग होती है उसे तो हंसी छूटने वाली होती है, पर वह धीरे धीरे कर अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। सुरीली भी काफी ज्यादा एकदम सीमा जियान की बातों को सुनकर शौक थी। और वहाँ पर यावेयांग कहती है ये कैसा प्रपोजल है, अगर उसका कोई बच्चा होगा तो उसके पति को मार लो सुरीली और उसके बच्चे को अपना लो। आखिर ये प्रपोजल या धमकी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीमा जियान एक काफी ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी था और जो सुरीली थी वह उससे गले लगी हुई थी। सीमा जियान कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सीमा जियान उसे गले ही लगाया हुआ था और गले उठाकर उसे पकड़े हुए था और पकड़े ही एकदम उठाकर लेकर आता है सीधे लॉन्ग हाउचेन के पास। तभी वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और लिलिन भी अभी तक गले लगे हुए थे। तब वहाँ पर लिलिन लॉन्ग हाउचेन से कहता है अरे जीनन मेरी भी पत्नी है, मुझे भी गले लगाने दोगे कि नहीं। तभी वहाँ पर जो लिसिन होती है वह लिलिन से कहती है कौन तुम्हारी 4 सालों में तुमने एक भी बार मुझसे कांटेक्ट किया कमीने लिलिन। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है अरे लिसिन इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, चलो मैं तुम लोग को अंदर कहानी बताता हूँ। तो वहाँ पर एडो लॉन्ग लैटियन भी कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन लिलिन और लिसिन कमरे के अंदर चल जाते हैं। वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वो अभी भी सुरीली को गले लगाए हुए था। वह सोच रहा था कि सुरीली भाग जाएगी, इसीलिए वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वह गले लगाए हुए उसे उठाता और सीधे कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। वहाँ पर जो एडर लॉन्ग लैटियन होते हैं वह बीच वाली कुर्सी पर जाकर बैठते हैं। लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम भी कमरे में आ जाती है और तुरंत मीटिंग हॉल में पहुंचकर अपना अपना सीट ग्रहण कर लेते हैं। लॉन्ग हाउचेन और कायर एक पास बैठते हैं और वहाँ पर जो सीमा जियान था वह सुरीली को अपने गोद में ही बैठा रखता है और उसे अभी भी डर लग रहा था कि अगर सुरीली भाग जाएगी तो उसका क्या होगा, इसीलिए सीमा जियान 1% भी रिस्क नहीं लेने वाला था। तो वहाँ पर एले लॉन्ग लैटियन कहते हैं लॉन्ग हाउचेन आखिर तुम बताओगे कि तुम लोग 4 सालों से थे कहाँ। तभी वहाँ पर कायर जो होती है वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन का हाथ पकड़ लेती है। वो घटना जब भी कायर याद करती थी उसका पूरा रोंगटे ही खड़े हो जाते थे। लॉन्ग हाउचेन कहता है अरे लॉन्ग लैटियन आपको याद होगा कि यांग वांग झाओ और डुआंगी को 32 डेमन गॉड ने बंदी बनाकर डेमन सिटी में रखा हुआ था। तो लॉन्ग लैटियन कहते हाँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है मैं और मेरी टीम उसे बचाने के लिए वहीं पर गए थे और हमने सक्सेसफुली उन दोनों को बचा भी लिया था। और वहाँ पर हम वो बचाने के बाद सीधे डेमन सिटी में भागते हैं और हमने यह प्लान बनाया था कि हम लोग 3rd डेमन गॉड के पिलर को जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हम एक प्लानिंग में फंस गए और यह प्लानिंग बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि 3rd डेमन गॉड, 2nd डेमन गॉड और 1st डेमन गॉड फैंगसू था। यह सारी प्लानिंग 3rd डेमन गॉड ने अपनी महान भविष्यवाणी तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया था। डेमन गॉड फैंगसू, 2nd डेमन गॉड और 3rd डेमन गॉड ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। जब एल्डर लॉन्ग लैटियन यह सुनते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह जानते थे कि ये तीनों डेमन गॉड कितने ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा पावरफुल 1st डेमन गॉड ही है जिसका सामना तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है हाँ 1st डेमन गॉड ने मुझे मार दिया था और जो दिल था वो 1st डेमन गॉड एम्परर फैंगसू के अटैक से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और पता नहीं क्या हुआ कि 1st डेमन गॉड ने मेरी और मेरी टीम को जाने दिया। मुझे आज भी वो बात समझ में नहीं आती है कि आखिर उसने मेरी टीम को जाने क्यों दिया। तब मेरी टीम और कायर ने मेरी बॉडी को लेकर सीधे मेदकोर सिटी से निकलकर जंगलों में चले गए। वहाँ पर कायर को एक विरासत मिली और उस विरासत का उपयोग करके बहुत सारे कष्टों को सहते हुए उन लोगों ने मेरा दिल बनाया और फिर मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया।
जब मैं जिंदा हुआ तो उस विरासत से बहुत ही भयानक ऊर्जा निकल रही थी और उस ऊर्जा को हमने एब्जॉर्ब करने के लिए कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ गए और जब हमारी आंखें खुली तो लगभग 4 साल हो चुके थे और हमें पता ही नहीं चला। हमें केवल ऐसा लगा कि जैसे 2-3 दिनों की बात है, लेकिन जब हम बाहर हैं तो हमें पता चला कि पूरे 4 साल हो चुके हैं। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।